अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम योर मैं मारिया फयाज विद अनदर ऑनलाइन लेक्चर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। एज़ वी नो कि हम अगेन 1 वीक के लिए कोविड लॉकडाउन की वजह से हम अगेन कॉलेज से ऑफ हो चुके हैं। तो फ़िज़िकल क्लासेस हैव बीन सस्पेंडेड फॉर सम टाइम और इसीलिए दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में आज हम अपना जो लेक्चर है वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग का लेक्चर जो है वो लेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, आप क्लासेस भी रेगुलरली ले रहे हैं। अब तक मिड टर्म के बाद हमने काफ़ी कोर्स जो है वो कवर कर लिया है। कुछ टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, तो आज उन्हीं में से एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग फैलेसीज़ पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैलेसीज़ हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, हमने काफ़ी सारी पढ़ी हैं और अभी आजकल हम इनफॉर्मल फैलेसीज़ की मुख्तलिफ़ इक़साम को स्टडी कर रहे हैं। आज जो मैंने आपको पढ़ानी है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैलेसी एंड दीज आर कॉल्ड फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी। ठीक है, फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी। अच्छा, एम्बिगिटी बेसिकली एम्बिगिटी मीन्स समथिंग विच इज़ अनक्लियर। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो एम्बिगुअस हो। एम्बिगुअस मीन्स जिसमें क्लैरिटी ना हो। तो एम्बिगिटी कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को, सिचुएशन को जो क्लियर ना हो, जिसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो आज हम फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी पढ़ेंगे कि वो तमाम फैलेसीज़ जो किसी न किसी कन्फ्यूजन या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से जन्म लेती हैं, वो फैलेसीज़ कौन कौन सी हैं। Fallacies of ambiguity. Fallacies of ambiguity are caused by lack of clarity or by a misunderstanding of some words. Such fallacies may include, fallacies of ambiguity are caused by lack of clarity or by a misunderstanding of some words, that you have got some confusion and something that is not clear and something that is not explained properly. Because of that confusion, that fallacy occurs. ठीक है, इस फैलेसी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। आगे तकरीबन 10-11 हमारे पास ऐसी फैलेसीज़ हैं जो कि एम्बिगिटी की वजह से ही जन्म लेती हैं, इसलिए हम उनको फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी में शामिल करते हैं। उसमें है सबसे पहले है जी एक्सेंट फैलेसी। एक्सेंट फैलेसी, दिस फैलेसी इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑफ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, stress on the word yesterday in the sentence. I did not take the test yesterday may have meaning such as someone else took the test or I took it on another day. ठीक है, जब आप किसी भी बात में किसी ख़ास लफ्ज़ के ऊपर या किसी ख़ास स्टेटमेंट का जो पार्ट है उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं और उसका मीनिंग जो है वो उस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको स्ट्रेस करके जैसे आप चाहते हैं, तो वो बन जाती है एक्सेंट फैलेसी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर आप कहते हैं आई डिड नॉट टेक टेस्ट येस्टरडे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं। मतलब या तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि आई डिड नॉट टेक टेस्ट येस्टरडे मीन्स कि शायद आपने येस्टरडे टेस्ट नहीं लिया और किसी और ने लिया है, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने टेस्ट लिया है लेकिन येस्टरडे नहीं लिया। ठीक है, तो इस तरह से बात में एम्बिगिटी या एक लैक ऑफ क्लैरिटी पैदा हो जाती है, जिससे ये फैलेसी जन्म लेती है। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है। एक दफ़ा मेरी बहन का गला ख़राब था, काफ़ी सर्दियों के दिन थे तो गला ख़राब था। तो हम लोग कहीं पे अपनी किसी खाला के घर गए हुए थे, तो उसने फ्रिज खोली तो उसमें से पेप्सी रखी हुई थी, तो उसने पेप्सी पी। तो पेप्सी वो ग्लास में डाल के पी रही थी, तो मेरी अम्मी को बड़ा गुस्सा आया, मेरी बहन को देख के कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा गला ख़राब है, तुमने कोक नहीं पीनी, कोक क्यों पिया तुमने। तो माई सिस्टर वॉज लाइक इन अ वेरी जॉली मूड, शी केम फॉरवर्ड एंड सेड कि अम्मी अल्लाह की कसम मैंने कोक नहीं पी, अल्लाह की कसम ले ले मैंने कोक नहीं पी। तो दैट वाज लाइक माय मदर वाज लाइक कंफ्यूज फॉर सम टाइम, और फिर 2 ही सेकंड बाद कहती है मैंने पेप्सी पी है, कोक नहीं पी। तो हंसने लग गई वो। तो पॉइंट ये है कि ये फैलेसी है जिसमें आपने स्ट्रेस किया एक ख़ास वर्ड को कि कोक नहीं पी। ठीक है,
तो कोक नहीं पी का मतलब ये नहीं है कि पेप्सी नहीं पी या कुछ और नहीं पिया, बस कोक नहीं पी, लेकिन पेप्सी तो पी है ना, यानी कि उस तरह की एक और चीज़ पी है, यानी उस बात को आपने इस तरह से कंडक्ट किया, कन्फ्यूजन इस तरह से क्रिएट की कि जो कन्फ्यूजन आप कंडक्ट करना चाहते थे या जो बात को आप गोलमोल करना चाहते थे वो आपने कन्वीनियंटली कर लिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सेंट फैलेसी। उसके बाद है जी इक्विवोकेशन फैलेसी। इक्विवोकेशन का मतलब होता है यूज़ ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज टू कंसील द ट्रूथ। ठीक है, अगेन वही बात है that if you want to hide the truth or if you want to conceal the truth, then you use ambiguous language, that you use unclear words to in order to confuse the other person, that the other person should not be reaching the exact truth। ठीक है, आप जब किसी भी सच को छुपाने के लिए कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, यानी कि आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अनक्लियर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो सच होता है या जो एक्चुअल बात होती है वो छुप जाती है। दिस फैलेसी अकर्स व्हेन द सेम टर्म और वर्ड is used more than once with different meanings without specifying which meaning is intended। ठीक है, आपने एक ख़ास लफ्ज़ को 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि इसमें आप एम्बिगुअस क्या होता है कि एक लफ्ज़ है लेकिन उसके 2 मतलब हैं, लेकिन आपने उन दोनों मतलबों को एक ही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो इसको कहते हैं इक्विवोकेशन फैलेसी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम कहते हैं टैक्सेस आर अ ट्रू हेडेक, यानी जो टैक्स हम पे लगाए जाते हैं ये सच में हमारे सर का दर्द है, दे आर अ ट्रू हेडेक। अब आप क्या कहते हैं कि पेन किलर्स विल मेक अ हेडेक गो अवे, कि जो पेन किलर्स होते हैं उससे हेडेक जो है वो चला जाता है। देयरफॉर पेन किलर्स विल मेक टैक्सेस गो अवे, लिहाजा पेन किलर्स जो हैं वो टैक्सेस को भी ख़त्म कर देंगे, यानी अगर आपने किसी टैक्स को ख़त्म करना है तो आप पेन किलर खा लें तो टैक्स ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि टैक्स जो है वो हेडेक है। ठीक है, अब ये देखिए ना बात क्या है, जब आप कहते हैं कि टैक्सेस आर अ ट्रू हेडेक, तो आप वहाँ पर हेडेक का मतलब ये सर का ये वाला दर्द नहीं होता, यानी कि फ़िज़िकल जो दर्द होता है आप उसकी तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम कहते हैं ना ये बच्चा तो, या कोई शरारती बच्चा हो तो कहते हैं ये बच्चा तो सर का दर्द है। तो सर का दर्द से मुराद उस टाइम ये नहीं होता कि आपको फ़िज़िकली सर में दर्द हो रहा है, इससे मुराद ये होता है कि आप उससे तंग हैं। ठीक है, या उसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। तो एक ही वर्ड है हेडेक, जो कि फ़िज़िकल दर्द में भी यूज़ होता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन की सेंस में भी यूज़ होता है, लेकिन इसका मीनिंग मुख्तलिफ है। इस लिहाजा जब आप इसको एक वर्ड को एक ही मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे दोनों को, तो एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट बन जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में कहा कि टैक्सेस आर अ ट्रू हेडेक, पेन किलर्स विल मेक अ हेडेक गो अवे, देयरफॉर पेन किलर्स विल मेक अ टैक्स गो अवे। सो दिस इज़ नॉट possible, you cannot undo a tax by just taking a painkiller। ठीक है, you cannot do that। उसके बाद है जी स्ट्रॉ मैन फैलेसी। स्ट्रॉ मैन का मतलब होता है इंटेंशनली मिस इंटरप्रेट अ प्रोपोजिशन, यानी आप किसी बात को इंटेंशनली गलत तरीके से प्रेजेंट करें। ठीक है, इसको कहा जाता है स्ट्रॉ मैन। This fallacy occurs when a speaker appears to refute the argument that is presented, but in reality the speaker refutes an argument that was not presented। For example, अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि एक जो बात करने वाला होता है वो बज़ाहिर एक आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट कर रहा होता है या डिसअप्रूव कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो उस आर्गूमेंट को डिसअप्रूव नहीं कर रहा होता, वो किसी और आर्गूमेंट को डिसअप्रूव कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है कि एक सेनेटर है, वो कहता है द नेशन इज़ इन डेट एंड वी शुड नॉट इंक्रीज द डिफेंस बजट। सेकेंड सेनेटर कहता है आई कैन नॉट बिलीव दैट यू वांट टू लीव द नेशन डिफेंसलेस। ठीक है, यानी एक बंदे ने कहा है कि हमारे जो कौम है उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, लिहाजा अभी हमें डिफेंस बजट नहीं बढ़ाना चाहिए। तो अगले ने उस बात को टोटली उसके आइडिया को, मुख्तलिफ आइडिया को बीच में ले आया और उसने कहा कि आई कैन नॉट बिलीव दैट यू वांट टू लीव द नेशन डिफेंसलेस। बेसिकली ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं, तो जो रिफ्यूट की गई है बात, असल में वो बात रिफ्यूट नहीं की गई, असल में वो बात रिफ्यूट की गई है जो बात कही ही नहीं गई थी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी इस तरह की एग्ज़ाम्पल हो जिसमें हम कहते कुछ हैं लेकिन एज्यूम कुछ और कर लिया जाता है।
ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, प्रेसिडेंट ओबामा कैन नॉट ट्रूली हैव अमेरिकन इंटरेस्ट इन माइंड बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रूली अमेरिकन बट मुस्लिम। अब अगर कहा जाए कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो असल में मुसलमान है, इसलिए उसका इंटरेस्ट मुस्लिम्स वाला है, तो ये बात जो है ये गलत है। आप जिस आइडिया को रिफ्यूट कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं वो बात बेसिकली की ही नहीं गई, उसकी इस्लाम की या उसके मज़हब की बात की ही नहीं गई। आप उसकी अमेरिकन नेशनैलिटी को उसके मज़हब से इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी। उसके बाद है जी अपील टू अथॉरिटी। दिस फैलेसी refers to attaching the argument to a person of authority to give credence to his argument instead of focusing on the merits of the argument. For example, अच्छा जी, अब आपने कोई बात कहनी है तो आप वो बात जो है उसकी बात का वेटेज नहीं देखेंगे कि उस बात में कितना वेट है, आप उस बात को प्रूफ करवाने के लिए उस पर किसी अथॉरिटी का या किसी दूसरे बंदे का नाम लगा दें कि उसने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि फ़लाने बंदे ने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी, हालांकि अगर आप हो सकता है उस बात पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उस बात में क्वेश्चंस हो सकते हैं या उस बात में कोई वीकनेस हो सकती है, लेकिन आप उस बात की उस वीकनेस को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो किसी ऐसे बंदे ने की होती है जिस बंदे को आप अच्छा समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू अटैच द आर्गूमेंट टू अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, टू गिव क्रेडिट्स टू दैट, यानी आपने किसी अथॉरिटेटिव बंदे की, जिस बंदे के पास अथॉरिटी है उस बंदे के नाम से वो आर्गूमेंट आपने अटैच कर दिया और उस आर्गूमेंट को आपने क्रेडिट दे दिया उसके मेरिट को जज किए बगैर। वेल, आइजक न्यूटन बिलीव्ड इन एल्केमी, डू यू थिंक यू नो मोर देन आइजक न्यूटन, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक चीज़ जो है एल्केमी जो है ये एक फ़र्ज़ करें फ़िज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं जो आपको सही नहीं लगता, तो आपकी बात को गलत प्रूफ करने के लिए मैं ये पॉइंट दे दूं कि आइजक न्यूटन भी इस पे बिलीव करता था, तो क्या आप आइजक न्यूटन से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हो सकता है आप ज़्यादा जानते हो आइजक न्यूटन से, कोई और साइंटिस्ट हो जो ज़्यादा बेहतर जानता हो, तो हम इस तरह से क्या करते हैं, ये एक बड़ा एक तरीका होता है अगले को चुप करा देना, जान के एक ऐसी बात कर देना कि फ़लाने बंदे ने बात किया, तुम फ़लाने बंदे से ज़्यादा जानते हो, ठीक है। तो हालांकि हो सकता है कि वाकई आप उस फलाने बंदे से ज़्यादा जानते हो और आपका पॉइंट ठीक हो, लेकिन सिर्फ उस बंदे की अथॉरिटी को साथ अटैच करके आपके पॉइंट को गलत साबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपील टू अथॉरिटी। उसके बाद है जी अपील टू अ पॉपुलर ओपिनियन। दिस फैलेसी हैपन्स व्हेन समवन क्लेम्स दैट एन आइडिया और बिलीफ इज़ ट्रू सिंपली बिकॉज इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल बॉट दिस एल्बम सो इट मस्ट बी गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज़ अ पॉपुलर ओपिनियन, एक पॉपुलर ओपिनियन होती है तो उस ओपिनियन को ही सही मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2018 में इलेक्शंस हुए तो मेरे घर में जो काम करने वाले हैं उनसे मैंने पूछा आपने किसको वोट दिया, तो उन्होंने कहा हमने जी बैट को वोट दिया। तो मैंने पूछा अच्छा क्यों दिया बैट को वोट, तो उन्होंने कहा जी सब उसी को दे रहे थे, उसी ने जीतना था तो हमने भी उसी को दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो वोट देने वाला है उसने अपनी ज़ाती ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दी या उसकी कोई ज़ाती ओपिनियन थी ही नहीं, उसने पॉपुलर ओपिनियन की वजह से एक एक्शन ले लिया, ठीक है। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉपुलर ओपिनियन होती है तो हम उसको सही समझ लेते हैं कि चूँकि ये ओपिनियन पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग इसको पसंद कर रहे हैं या इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं तो ये बात ठीक होगी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया थाउजेंड्स ऑफ पीपल बॉट दिस एल्बम सो इट मस्ट बी गुड, यानी अगर किसी कोई म्यूज़िक एल्बम हिट हो गई है, हज़ारों लोगों ने वो म्यूज़िक एल्बम ली है, तो हम सोच लें हाँ जी चूँकि हज़ारों लोगों ने ली है तो वो अच्छी ही है, ठीक है। अक्सर आपके साथ होता होगा, आप किसी शॉप पे जाते हैं कपड़ा लेने, तो दुकानदार कहता है बाजी ये सूट तो हमारा बस आखिरी पड़ा हुआ है, ये तो इतना बिका है, ये तो लोगों को बहुत पसंद है, ये तो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। हम इस तरह की बातें शॉपकीपर्स करते हैं अमूमन अपना माल बेचने के लिए, ताकि एक पॉपुलर ओपिनियन आपके सामने प्रेजेंट की जा सके कि ये चीज़ जो है ये लोग आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी है। तो अक्सर लोग जो हैं वो उस पॉपुलर ओपिनियन के पीछे वो चीज़ ख़रीद भी लेते हैं, वो अपनी पर्सनल ओपिनियन को उस टाइम नहीं देखते, वो जस्ट ये देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपील टू पॉपुलर ओपिनियन, यानी एक ऐसी फैलेसी या कोई ऐसी बिलीफ जिसको आप सच मान लें जस्ट बिकॉज कि ज़्यादातर लोग उसको सच मानते हैं या उसको एंडोर्स करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी अटैकिंग द पर्सन। दिस फैलेसी रिफर्स टू अ पर्सन हु सब्स्टिट्यूट्स अ रेबिटल विद अ पर्सनल इंसल्ट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लिसन टू फेडरल मिनिस्टर्स आर्गूमेंट ऑन एजुकेशन, ही डिड नॉट इवन फिनिश हाई स्कूल। अच्छा जी, आपने किसी ने आपके किसी आइडिया को डिसअप्रूव किया, आपने उसको इंसल्ट से, पर्सनल इंसल्ट से वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये हमने एक पहला जो एड होमिनम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एड होमिनम फैलेसी जो है वो एग्जैक्टली यही चीज़ है। ये हम एम्बिग्यूटी फैलेसी में भी इसको पढ़ते हैं, अटैकिंग द पर्सन, यानी जिसमें आपने किसी के आर्गूमेंट को या किसी ने आपके आर्गूमेंट को डिसअप्रूव किया, तो आपने सिंपल क्या किया कि उसके आर्गूमेंट का जवाब आर्गूमेंट से देने की बजाय आप उसकी पर्सनल इंसल्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेडरल मिनिस्टर की एजुकेशन के बारे में राय मत लें, उसने तो ख़ुद भी मैट्रिक पास नहीं किया हुआ, यानी आप एक पर्सनल इंसल्ट पे आ गए हैं। और अक्सर हम अगर मेरे जैसा कोई बंदा हो, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर कोई हेल्दी बंदा हो, वेट हो उसका काफ़ी, और वो आपको कहे जी पतले होने की ये तरीके हैं, आप एक्सरसाइज करें, आप डाइट करें, आप ये करें, तो अब अगला सोचेगा कि ख़ुद तो इतना वेट है तो फिर दूसरे को कैसे बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है जिसका वेट हो उसको वाकई में पता हो कि हाउ टू लूज़ वेट, लेकिन जस्ट आप उसकी पर्सनल इंसल्ट पे आ जाएं कि ख़ुद तो ऐसा है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि उस इंसान का, किसी भी इंसान के आर्गूमेंट को डिसअप्रूव करने के लिए आप आर्गूमेंट से काम ना लें, बल्कि पर्सनल इंसल्ट से काम लें, तो इसको कहेंगे अटैकिंग द पर्सन। फिर है बैंड वैगन फैलेसी। बैंड वैगन कहते हैं कोई भी ऐसी बात जो अचानक से मशहूर हो जाए, जो ट्रेंड बन जाए, जो एक काम है जो एक बंदा कर रहा है तो सब करना शुरू हो जाए। ठीक है, जो फैशन बन जाए और उसी फैशन के चक्कर में सब लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दें। दिस फैलेसी कंटेन्स आर्गूमेंट्स दैट आर ओनली अपीलिंग बिकॉज ऑफ करंट ट्रेंड्स एंड ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। For example, more people are turning to meditation to help them to cope with the stress of modern day living. Therefore, meditation can make us all calmer. अच्छा जी, बैंड वैगन फैलेसी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी बिलीफ जिसको फ़ी ज़माना या आजकल के ज़माने के हिसाब से सब लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी उसको फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है, ये वही जो हमने अपील टू पॉपुलैरिटी कहा था, ये उसी से मिलती जुलती बात है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल ये दी है, मोर पीपल आर टर्निंग टू मेडिटेशन टू हेल्प देम टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न डे लिविंग। अच्छा जी, आज हम कहते हैं आजकल की दुनिया में मॉडर्न जो लिविंग है इसमें स्ट्रेस बहुत हो गए हैं, हम सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, और इस स्ट्रेस को कोप करने के लिए जो मेडिटेशन है या इबादत है, ये बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आप नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, तो आपको सुकून मिलेगा। तो हमने ये एक फ़ॉर्मूला बना लिया है कि मेडिटेशन कैन मेक अस ऑल कामर, कि हम में से जो भी बदसुकूनी की हालत में है, उसको चाहिए कि वो इबादत ही शुरू कर दे, सिर्फ इबादत ही उसको काम कर सकती है। ठीक है, ये आजकल एक बड़ा ही थॉट जो है, ये बड़ी ट्रेंडफुल थॉट है, हर कोई इसी को फॉलो कर रहा है। तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ही इबादत करने से सुकून आ जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इबादत से भी सुकून नहीं आता, जिनके अपने कोई और मेडिकल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है, तो हम इसको फॉलो करना या इसको मानना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं बैंड वैगन फैलेसी। देन इज़ गैम्बलर्स फैलेसी। This fallacy assumes that short-term deviations will get corrected automatically. गैम्बलिंग का पता है ना, जुआ, इसको कहते हैं जुआ करना। तो इसमें ये होता है कि जब एक सीक्वेंस में एक चीज़ चल रही होती है, तो आप खुद से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब ये सीक्वेंस टूटेगा, अब इसके बाद ये होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट मैच हो रहा है, तो यूँ समझ लें, एक ओवर में सारी बॉल्स, कोई नो बॉल हो गई, कोई बॉल वेस्ट हुई, रन नहीं बना, तो आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आखिरी बॉल पर ये छक्का लगाएगा। ठीक है, तो वो गैम्बलिंग करने, वो जो तुक्का सा लगा लेते हैं, उसको कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। इसमें एज्यूम कर लिया जाता है कि शॉर्ट टर्म डेविएशन जो है वो खुद ब खुद करेक्ट हो जाएंगी, यानी कि जो शॉर्ट टर्म डेविएट हो गई है चीज़, जो अपनी रास्ते से भटक गई है, वो खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
This coin has landed heads up 9 times continuously, so it will probably land tails up next time if tossed. यानी आपने कॉइन फेंका और 9 दफ़ा हेड्स आया, तो आप एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद नेक्स्ट टाइम टेल आएगी। आपको होगा कि अब इतनी दफ़ा 9 दफ़ा तो हेड आ गए, तो शायद अगली दफ़ा टेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक अंदाज़ा सा होता है, इसको हम कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी, जिसमें आप खुद से एज्यूम कर लेते हैं एक चीज़ों की कंटिन्यूटी को देखते हुए। Genetic fallacy. This fallacy refers to acceptance or rejection of concepts based on their source, not on their merit. For example, again ये वही बात है जिस तरह से हमने पहले अथॉरिटी अपील टू अथॉरिटी में कहा, इसी तरह यहाँ पर भी जेनेटिक फैलेसी भी उसी से मिलती जुलती है, जिसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं उसकी मेरिट की बेस पे नहीं, बल्कि उसकी सोर्स की बेस पे कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने कहा। आप ये नहीं देखते कि उसका मेरिट क्या है, जो बात आप सुन रहे हैं वो बात क्या है, वो बात को उसका वेटेज है या नहीं है, आप ये जज नहीं करते। आप सिर्फ ये जज करते हैं कि वो बात जिस इंसान ने कही है, ठीक है, उस इंसान का सोर्स क्या है। अगर वो आपको लगता है कि नहीं मैंने इसकी बात को मानना है तो आप मान लेंगे, नहीं मानना तो आप नहीं मानेंगे। My best friend says, for example, my best friend says you are a liar, so I'm not going to talk to you. ठीक है, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड कहती है किसी के बारे में कि ये इंसान जो है ये लायर है, झूठा है, तो आप एज्यूम कर लें कि हाँ चूँकि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा है तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दैट पर्सन। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने उस बात को एनालाइज नहीं किया कि वो झूठा है नहीं है। हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड को गलतफहमी हुई हो, लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया तो आपने कहा हाँ जी ठीक है, सही है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपकी माइंड में कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं या कोई सोर्स ऐसी होती है जिसको आप बहुत मोतबर समझते हैं कि इस सोर्स से या इस पर्सनालिटी से गलत बात आ ही नहीं सकती, तो वो फिर जो भी बात करते हैं आप उसको एनालिसिस किए बगैर मान लेते हैं। आप उस बात के मेरिट को जज नहीं करते, आप बस सोर्स को देखते हैं कि इस सोर्स से आई है तो इस बात को मानना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक फैलेसी। देन इज़ रेड हेरिंग फैलेसी। रेड हेरिंग का मतलब होता है मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम द एक्चुअल ट्रूथ। ठीक है, जो अक्सर सच्चाई से आपको डिविएट करता है। दिस फैलेसी यूजेज इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन और अदर टेक्निक्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द आर्गूमेंट एट हैंड। ठीक है, जानबूझकर किसी आर्गूमेंट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या डिस्ट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, you bring up gay marriage and claim that I am against it, but it is more important to talk about the issue of homeless veterans. Did you know that I volunteer at a local shelter? अच्छा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं, सिंपल इसकी बात है, हम रोज़ाना रोज़मर्रा के मामलात में इस तरह की बात करते हैं कि जो एक्चुअल पॉइंट होता है हम उससे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले दिनों एक किसी एक्टर की फ़र्ज़ करें डेथ हो जाती है, तो अगर कोई फेसबुक पे पोस्ट कर देता है तो उसकी बात को डिस्ट्रैक्ट करके लोग कमेंट में कर देते हैं कि फ़लाने फ़लाने मुसलमान बंदे की डेथ हुई, आपने उसको तो नहीं उसकी तो पोस्ट नहीं की। ठीक है, तो बेसिकली दो लोगों का कंपैरिजन ही नहीं है कोई। मैं बात मशरिक़ में कर रही हूँ, आप मुझे मगरिब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है इसमें आप रेड हेरिंग फैलेसी होती है, यानी आप इसमें एक चीज़ के एक पॉइंट्स को हटाने के लिए इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शामिल कर देते हैं। यानी आपने अगर कोई आर्गूमेंट भी जीतना है या कोई बहस जीतनी है तो आप उसमें ऐसी बात शामिल कर देंगे जिसका उसकी बेसिक बात से ताल्लुक़ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। लास्ट वन है वीक एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी किसी चीज़ को कंपेयर करना। ये फैलेसी तब होती है जब आप दो बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। दिस फैलेसी यूजेस एनालॉजी बिटवीन थिंग्स विच आर नॉट रियली अलाइक। ठीक है, जो चीज़ें एक्चुअल में एक जैसी नहीं होती हैं उनके दरमियान ये कंपैरिजन करती है। Cars kill people just like guns. Therefore, if you are not going to ban the sale of cars, you cannot ban the sale of guns. अच्छा जी, हाँ, एग्जाम्पल ये दी है कि गोली से इंसान मरता है, इसी तरह वो कहते हैं कि कार से भी इंसान मरता है, क्योंकि कार्स के एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट से इंसान मर जाता है। अगर कार किसी को हिट कर दे तो इंसान मर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप कार की सेल को बैन नहीं कर सकते तो फिर आपको गोली की या गन की सेल को भी बैन नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है
ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि कोई ख़ास ड्रग है, हेरोइन है, मैं कहती हूँ जी इससे एडिक्शन फैल रही है, इसको बैन किया जाए, तो आप आर्गूमेंट ये देंगे कि चाय से भी एडिक्शन होती है, चाय भी एक एडिक्शन है, तो फिर चाय को भी बैन करें, ठीक है। तो बेसिकली चाय और हेरोइन इन दोनों का कोई ख़ास कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। चाय भी एक एडिक्शन है, हेरोइन भी एक एडिक्शन है, लेकिन हेरोइन जो है वो आपकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जबकि चाय जो है वो उस तरह से ख़तरनाक नहीं है। तो आप चाय को और हेरोइन को दोनों को इकट्ठा कर देंगे जी, अगर आपने हेरोइन बैन करनी है तो चाय भी बैन करें, तो दैट इज़ नॉट गुड। हम इसको कहेंगे इट्स अ वीक एनालॉजी यानी इट्स अ वीक कंपैरिजन, दिस कंपैरिजन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। तो ये थी जी फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी, और आज हमने पढ़ा है कि द फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी ऑल इन्वॉल्व अ कन्फ्यूजन ऑफ टू और मोर डिफरेंट सेंसेस, ठीक है। when you have a confusion about two or more different things or different senses, then it generates a fallacy of ambiguity, ठीक है। ये आज हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी की, ये मैंने आपको पढ़ाया है आपकी वाइट बुक में से, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की वाइट बुक है ये वाली, इसके पेज नंबर 55 से लेके पेज नंबर 57 तक ये टॉपिक है, फैलेसीज़ ऑफ एम्बिगिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये सारी फैलेसीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, जिस ग्रुप में मैं आपसे ये लेक्चर भी शेयर करूँगी और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी आई विल बी अवेलेबल, ठीक है जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी क्लास में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपकी क्वेश्चंस की मुंतज़िर रहूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।